चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कौन सा, परमानेंट टिश्यू। एक बच्चे का फिर कमेंट आया कि मैम आप बहुत छोटा लग रहे हो, तो वो ब्लर हो रहा है, साफ नहीं दिख रहा है। बेटा 360 पे ना चलाएं, इसको 720 या फिर 1080 पे चलाएं। शुरू करते हैं कौन सा, परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। सामने देखिए, बात नहीं। अच्छा, परमानेंट टिश्यू की प्रॉपर्टीज क्या होगी ये बताओ। परमानेंट टिश्यू डिवीजन शो करेगा या नहीं, तो नो डिवीजन। क्रॉस का मतलब डिवीजन शो नहीं कर रहा है। और जब ये सेल परमानेंट हो चुकी है, इसका मतलब इसका अपना ही क्या होगा, स्पेसिफिक फंक्शन होगा। स्पेसिफिक ये क्या परफॉर्म करेगा, फंक्शन। और जो परमानेंट सेल्स होती है उनमें सेल को पहचानेंगे कैसे, उसमें आपको लार्ज देखने को मिलेगा क्या, वैक्यूल। और इसके अलावा हमने पढ़ा था इसके अंदर सेकेंडरी वॉल, या फिर यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या, थिक। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिससे हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। अब परमानेंट टिश्यू हमारे पास 2 टाइप के होंगे। एक हो जाएगा सिंपल परमानेंट, और सिंपल परमानेंट का क्या मतलब बताया था, सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या था कि जिसके अंदर सभी सेल्स एक जैसी होती है, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स होती है। एंड कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब होगा, कॉम्प्लेक्स का मतलब होगा ग्रुप ऑफ डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल्स। तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर हम 2 चीजें पढ़ेंगे, कौन कौन सी, जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। चलो पहले इसको कंप्लीट करते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। सिंपल परमानेंट टिश्यू में 3 तरह की सेल्स होती है, कौन कौन सी, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, और एक हो जाएगा यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा। तो पेरेन्काइमा के अंदर सेल्स को देखिए जरा ध्यान से, डायग्राम। ये आपको सेल दिखाई दे रही है। कोलेनकाइमा में सेल्स को देखिए जरा ध्यान से। और स्क्लेरेनकाइमा में सेल्स को देखिए। ठीक है, नहीं डिफरेंस ये नहीं है, आप देखिए डिफरेंस को आप। अच्छा, आपने सेल मतलब डिपोजिशन पढ़ा होगा कभी सेल वॉल में, तो डिपोजिशन सेल वॉल में कहाँ पे होता है, सेकेंडरी वॉल में कि प्राइमरी वॉल में? अच्छा, क्या सेकेंडरी वॉल और प्राइमरी वॉल दोनों कभी एक साथ हो सकती है? नहीं। जब सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होता है तब प्राइमरी वॉल डिमिनिश हो जाती है, गायब हो जाती है। और जो डिपोजिशन आपको दिखेगा वो कहाँ पे मिलेगा, सेकेंडरी वॉल के अंदर। ठीक है, ऐसा सब में बना लेना। और इसमें देखिए आप डिपोजिशन, तो ये जो ब्लैक कलर की लाइनिंग है ये क्या है, ये तो सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल है। और जो ग्रीन कलर और रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, डिपोजिशन। तो जो ब्लैक कलर है दिस इज सेलुलोजिक सेल वॉल, एंड रेड कलर और ग्रीन कलर क्या दिखाई दे रहा है आपको, सेकेंडरी वॉल के अंदर डिपोजिशन दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से डायग्राम से क्या क्लियर हुआ कि आपको सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, कहाँ पे, स्क्लेरेनकाइमा के अंदर। और ये जो रेड कलर होता है क्या है, दिस इज लिग्निन। और जो उधर ग्रीन कलर है वो क्या है, ये पैक्टिन हो सकता है
या हेमीसेलुलोज भी हो सकता है एक्सेट्रा, पर मेन अमाउंट क्या होता है इसमें, पैक्टिन का होता है। तो अब इन तीनों सेल को कंपेयर कीजिए। तीनों सेल को कंपेयर करने पर आपने ये पाया कि इसकी सेल वॉल थिक होगी, थिन होगी। परमानेंट सेल्स की सेल वॉल कैसी होती है, थिक होती है। हाँ, थिक ही होगी, पर हाँ इन तीनों को अगर कंपेयर करेंगे तो कंपेरेटिवली इसकी जो सेल वॉल होगी वो कैसी मिलेगी आपको, थिन। मैं फिर बोल रही हूँ, थिन नहीं होती है, थिक होती है। तो थिन जो है मैं किसके रिस्पेक्ट में लिख रही हूँ, कंपेरिजन के रिस्पेक्ट में ना। तो थिन सेल वॉल, इसमें क्या मिलेगा आपको, थिक सेल वॉल मिलेगा। और इसमें थिकनिंग जो है वो किसकी दिखाई दे रही है आपको, पैक्टिन की। मेन इसमें पैक्टिन होता है, बाकी इसके अलावा इसमें हेमीसेलुलोज भी हो सकता है एक्सेट्रा। और यहाँ पे जो डिपोजिशन है वो किसका मिल रहा है आपको, तो यहाँ पे थिकनिंग मिलेगी, थिकनिंग ऑफ लिग्निन डिपोजिशन। तो यानी ये सेल वॉल लिग्निफाइड हो गया है ना, पर इस वजह से थिक सेल, ये वाली क्या होगी, सबसे थिकेस्ट सेल वॉल होगी, थिकेस्ट सेल वॉल। और यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन होगा, तो ये लिग्निफाइड होगी यहाँ पे। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। अच्छा, इसमें भी जो पैक्टिन का डिपोजिशन है वो ज्यादा कहाँ पे हो रहा है, तो मोर एट कॉर्नर्स। ग्रीन कलर को देखिए, डिपोजिशन ज्यादा कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कॉर्नर्स के अंदर। यहाँ तो कोई परेशानी। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा, अगर हम शेप की बात करें तो इसका शेप कैसा दिखाई दे रहा है, शेप कैसे दिखाई दे रहा है इसका, स्फेरिकल नहीं, ये स्फेरिकल भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, पॉलीगोनल भी हो सकता है। पॉलीगोनल मतलब जिसके बहुत सारे किनारे हो, लाइक इसके 6 किनारे दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से पॉलीगोनल हो सकता है। या फिर ये इलोंगेटेड भी हो सकती है। एक शेप और है इसका, ओवेल हो गया, एक बार एनसीईआरटी देखना, एक शेप और दिया हुआ है, हाँ एक राउंड हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल, इलोंगेटेड और क्या हो जाएगा, राउंड। और तो कुछ नहीं दिया है, ठीक है। इधर आ जाओ, तो इसमें आपको क्या दिखाई देगा शेप, स्फेरिकल, क्या दिया हुआ है, ओवल और पॉलीगोनल, ठीक है। और यहाँ पे तो आपको डायग्राम दिख ही रहा है कि या तो ये स्फेरिकल होगा या फिर कैसा मिलेगा, इलोंगेटेड। तो अगर ये स्फेरिकल होता है या फिर ये आपको इलोंगेटेड मिलेगा। तो स्फेरिकल होगा तो इसको बोलते हैं हम सेल्स को क्या, स्क्लेरिड, स्क्लेरिड्स। और इलोंगेटेड होगी तो इसको बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर, क्योंकि थ्रेड फाइबर की तरह दिखाई देगा। तो ये डायग्राम स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर का है और ये वाला स्क्लेरेट का है। स्क्लेरेट को क्या हम समझने के लिए और स्टोन सेल्स बोल सकते हैं, इसको समझने के लिए और क्या बोलते हैं, स्टोन सेल्स। अच्छा, अगर इनको ध्यान से देखो डायग्राम को, तो क्या इसमें लिग्निन का डिपोजिशन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है। तो ये यहाँ पे क्या बन गया इसमें, ये यहाँ पे क्या बन गया, इसमें गैप बन गए। और इन गैप को हम बोलते क्या है, इन गैप को हम क्या बोलते हैं, पिट्स। स्पेलिंग क्या है इसकी, PIT की बात हो रही है। अच्छा, इन दोनों सेल्स के अंदर पिट्स में क्या फर्क समझ आ रहा है आपको, इसके पिट देखो और इसकी पिट देखो, तो इसके जो पिट्स है वो कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, ब्रांच दिखाई दे रहे हैं। तो ध्यान रखना, इसमें डिपोजिशन जो है हमेशा, चाहे किसी भी चीज़ का डिपोजिशन हो, जनरली उनके अंदर आपको गैप देखने को मिलेगा। और इन गैप को हम बोलते क्या है, दीज आर पिट्स। और इसमें पिट्स आपको ब्रांच दिखाई दे रहे हैं और इसमें पिट्स आपको अनब्रांच दिखाई दे रहे हैं। तो मेन डिफरेंस तो ये हो गया, दिस इज पिट्स। और इसमें जो पिट्स है वो ब्रांच्ड है और इसमें जो पिट्स है वो अनब्रांच्ड है। इस पॉइंट को हम लोग यहाँ लिखते हैं, पिट्स ब्रांच्ड होंगे और इसमें अनब्रांच्ड होंगे। आपने कभी इन सेल्स को देखा है, कहाँ पे, कहाँ पे देखा है इनको, आपने नारियल छीना है, तो नारियल को जब छीलते हैं उसमें बहुत सारे बाल होते हैं, तो बाल क्या है, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर। तो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर आपको मिलेगा
कोकोनट हस्क के अंदर, ठीक है। और स्टोन सेल्स या स्क्लेरेट कभी देखा है आपने? इनको देखा है कभी? अच्छा, इसका यूटिलाइजेशन क्या है कोकोनट हस्क का या कोकोनट हस्क हो गया। हम लोग बोरी बनाते हैं, जूट बनाते हैं, जूट बोरी है ना, जिसे चारपाई भी बनती थी पहले पुराने गांव टाइम में, है ना। तो वो एक्चुअली कहाँ से ऑब्टेन किया जाता था? ये वाला, वो एक्चुअली प्लांट अलग था, जूट या हेम्प होता है ना, तो उस प्लांट से ही ऑब्टेन किया जाता था। पर मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ, जैसे कोकोनट हस्क के अंदर आपने इसको देखा होगा। एंड दूसरी बात, आपने इसको कहाँ देखा है? चीकू खाया है आपने? गुआवा खाया है? और क्या खाया है? तो चीकू और गुआवा में आपको क्या मिलता है? बीच में कड़क कड़क दाने मिलते हैं? नहीं, वो बीज नहीं होते, सीड नहीं होते। तो एक्चुअली क्या, वो स्क्लेरिड होती है, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलेगा? ये आपको मिलेगा पल्प ऑफ फ्रूट, पल्प ऑफ फ्रूट्स के अंदर। जैसे एग्जांपल सैपोटा और गुआवा हो गया। एक कोई और भी होता है, पियर, हाँ, इसमें भी मिलेगा। अच्छा, आपने चाय की पत्तियां देखी है और धनिया देखा है? क्या धनिया को स्टोर किया जा सकता है? क्यों? तो धनिया की जो पत्तियां होती है बहुत ही डेलिकेट होती है, सड़ जाएगी। तो चाय की जो पत्तियां होती है बहुत ही हार्ड होती है बेटा, जिनको सुखा के आपने चाय की पत्ती को कभी हाथ लगाया होगा ना, कैसे लगती है? हार्ड लगती है ना। तो उसमें कौन होता है? स्क्लेरिड होता है। तो ये और कहाँ पे मिलेगा एग्जाम्पल? टी लीव्स के अंदर। या फिर आपने देखा है अखरोट हो गया, बादाम हो गया, उसके ऊपर एक हार्ड कोटिंग होती है जिसको तोड़ना कितना मुश्किल होता है, सोचो। तो अब आपने फील कर लिया स्क्लेरिड सेल्स कैसी होती है। एंड कोकोनट हस्क मतलब स्क्लेरिड काइमेटस फाइबर कैसे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्या? सीड कोट ऑफ आलमंड, वॉलनट एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये डिफरेंस। और दूसरा डिफरेंस एक और होता है कि जनरली स्क्लेरिड जो सेल्स होती है वो सिंगल सिंगल देखने को मिलती है, बट कोकोनट हस्क जो है या स्क्लेरन कैमेटस जो फाइबर है वो जनरली कैसे मिलेंगे आपको? कोकोनट को छीला है ना, कैसे मिलते हैं? पूरे बाल होते हैं ना, बंडल के फॉर्म में होते हैं। तो ये कैसे मिलेंगे आपको? प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ बंडल्स, बट यहाँ पे बंडल नहीं बनता है, ठीक है। चलो, तो ये डिफरेंस हो गया इन दोनों के अंदर। तो पहले आप लोगों ने सेल की सेल वॉल देख ली, फिर दूसरा उसकी आपने शेप देख लिया कि या तो इसका शेप कैसा होगा, राउंड होगा, या फिर कैसा होगा, इलोंगेटेड होगा। अब बात करते हैं इनके फंक्शंस के बारे में। सिंस ये सभी परमानेंट सेल्स है और परमानेंट सेल्स का अपना क्या होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है ना। तो क्या फंक्शन हो सकता है इनका? मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इधर लिख देती हूँ। ये पेरेंट का है माँ, या उधर ही लिख दीजिए। बताओ इनका क्या फंक्शन हो सकता है? पेरेंट यहाँ पे आ जाते हैं। तो पहले स्क्लेरन कैमेटस फाइबर, स्क्लेरन कैमेटस टिश्यू की मॉडिफिकेशन देखिए। तो इसके मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है? या तो ये स्क्लेरिड हो सकता है या फिर स्क्लेरन कैमेटस फाइबर हो सकता है। मॉडिफिकेशन खत्म। फंक्शन क्या हो सकता है? आपने देखा है कि सेल्स हार्ड होती है, एंड हार्ड होने की वजह से बिल्कुल जैसे हमारी बॉडी में बोन्स, तो बोन्स की तरह बोन का काम क्या होता है? सपोर्ट प्रोवाइड करना ना। तो उसका फंक्शन क्या हो जाएगा? इसका फंक्शन हो जाएगा बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो क्या मैं इसको चीफ मैकेनिकल टिश्यू बोल सकती हूँ? चीफ मैकेनिकल टिश्यू, ठीक है। कभी प्लांट को जोर से मुक्का मार के देखना तो आपको चोट लगेगी, एक्चुअली में उसमें वो सेल कौन सी है। और प्लस साथ में ये क्या होता है, सिंस ये बहुत ही स्ट्रक्चर हार्ड होता है तो इसका काम क्या होता है? सपोर्ट प्रोवाइड करना। एंड प्लस साथ में ये जो सेल्स होती है डेड होती है, लिविंग होती है। लिग्निन का जनरली ऐसा 90% केसेस में, इस चैप्टर में ट्रिक याद रखना, जिसमें भी लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन हो 90% केसेस में सेल डेड होती है। लिग्निफाइड और सुबेरिनाइज्ड सेल्स जनरली कैसी होती है? डेड सेल्स होती है। तो ये सेल्स भी कैसी हो जाएगी यहाँ पे? तो ये अलग से एक और पॉइंट बना लेना कि पॉइंट नंबर 3 है ना, ये यहाँ पे सेल्स डेड होती है। ये सेल्स कैसी होगी? लिविंग होगी, लिविंग सेल्स होगी। और इवन पता है इसमें पैक्टिन का डिपोजिशन होता है, और पैक्टिन तो पानी को
पैक्टिन पानी को पसंद करता है बेटा, और पसंद करने की वजह से ये पानी को बहुत होल्ड कर सकता है, एंड होल्ड करने की वजह से इसकी प्रॉपर्टी कैसी हो जाती है, इलास्टिक हो जाती है। तो इसको हमारी बॉडी में क्या कार्टिलेज से कंपेयर किया जा सकता है ना। तो हमारे अंदर कार्टिलेज, बोन, प्लांट के अंदर कोलेनकाइमा, हमारे अंदर बोन्स, और प्लांट के अंदर कौन, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, नाउ इधर आ जाओ। तो ये भी सेल्स कैसी मिलेगी आपको, ये भी सेल्स आपको लिविंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं फंक्शन पे। सिंस ये सेल्स डेड होती है और डेड चीज़ों के ऊपर बैक्टीरिया और फंगस का इन्फेक्शन होगा नहीं, तो ये प्लांट को क्या करता है, पैथोजन से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे एक और एग्जांपल, हालांकि बार्क होता नहीं है, उसमें सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, बट चलो ओके। तो बार्क या छाल जो होती है वो मरी हुई होती है, तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है क्या, नहीं ना। तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, रेजिस्टेंस टू पैथोजन, फंजाई एंड बैक्टीरिया, पैथोजन आप लिख सकते हो। नेक्स्ट इधर आ जाते हैं इसमें फंक्शंस के बारे में। तो कोलेनकाइमा मैंने जस्ट अभी बोला था कि क्या होता है, इलास्टिक होता है। तो अगर आपने कभी फ्रूट तोड़ने के लिए ब्रांचेस को पकड़ा होगा और ब्रांचेस को पकड़ के नीचे झुकाया होगा, तो ब्रांचेस बैंड हो सकती है। और बैंड क्यों हो पाती है, क्योंकि उसमें क्या है, कोलेनकाइमा। इमेजिन कीजिए उसमें कोलेनकाइमा नहीं होता तो कोई चीज़ अगर रिजिड हो और उसको अगर आप जबरदस्ती बैंड करोगे तो टूट नहीं जाएगी। तो बेटा ये इसके जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नहीं है, कोलेनकाइमा। ठीक है, तो आपने देखा होगा लीफ के नीचे पिट्योल होता है, तो पिट्योल भी हवा के अंदर इस तरह से, तो लीफ जो है हवा में ऐसे उड़ती रहती है ना, क्यों, क्योंकि उसके नीचे कौन है, पिट्योल। अगर नहीं होता तो वहाँ पे कोलेनकाइमा की जगह स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होती तो पिट्योल जो है तेज हवा में टूट जाता। समझ आ गया। तो ये भी क्या कर रहा है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, बट सपोर्ट किस तरह से, इलास्टिक तरीके से। ठीक है, तो ये भी इसमें मैकेनिकल टिश्यू हो जाएगा, मैकेनिकल टिश्यू हो जाता है। बट मैकेनिकल टिश्यू में सबसे मेन काम किसका होता है, चीफ मेन कौन है, वो तो स्क्लेरेनकाइमा होगा ना। और मैकेनिकल टिश्यू भी कैसे, इलास्टिक तरीके से। ठीक है, तो आपको ये मिलेगा ब्रांचेस के अंदर, या फिर लिख लेना आप लोग, लीफ ऑफ, पिट्योल ऑफ लीफ हो जाएगा, वहां मिलेगा आपको। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर मे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, मे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। और अगर क्लोरोप्लास्ट होगा तो ये कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, फोटोसिंथेटिक। बट आगे क्या लिखा है, शायद ही। ठीक है, तो इस तरह से कोलेनकाइमा का सिर्फ काम क्या होता है, जनरली काम क्या होता है, सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना इलास्टिक तरीके से, और ये भी क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जब सीड का जर्मिनेशन होता है, सीड का जब जर्मिनेशन होता है, तो जब प्यूमुल और रेडिकल बनते हैं, तो उस टाइम उसमें कौन बनता होगा, कोलेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा? आराम से सोच के बताओ। आप जब पैदा होते हो ना, नहीं पैदा नहीं, आप जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हो, तो आपकी बॉडी में स्केलेटन कौन सा होता है, कार्टिलेज होता है बेटा। उस टाइम बोन्स नहीं होती है ना। पहले शुरू में हमारा पूरा स्केलेटन सिस्टम कार्टिलेज का बनता है, फिर बाद में जाके वो रिप्लेस किया जाता है किससे, बोन से। तो सेम लाइक प्लांट जब है ना, सीड का जर्मिनेशन होगा और जब प्यूमुल और रेडिकल बनेगा, तो आपने क्या देखा है कि प्यूमुल जो है वो सॉइल को हटा के बाहर आता है कि नहीं आता है, तो सॉइल को प्रेशर लगा रहा है, और सॉइल के ऊपर प्रेशर लगा के वो सॉइल से बाहर आ पा रहा है, मतलब कोई तो उसको सपोर्ट दे रहा है ना। तो सपोर्ट कौन दे रहा है, कोलेनकाइमा। प्लांट जब काफी बड़ा हो जाएगा बेटा, एंड जब उसका भार बढ़ने लगेगा, तब जाके इस स्टेज के अंदर डेवलप होने लगता है स्क्लेरेनकाइमा। तो इसका मतलब सपोर्ट देने के लिए पहले कौन पैदा हुआ, कोलेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। तो इसके अंदर पहला फर्स्ट ओरिजिनेटेड मैकेनिकल टिश्यू कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ओरिजिनेटेड मैकेनिकल टिश्यू हो जाता है कौन, कोलेनकाइमा। अब आ जाते हैं पैरेन्काइमा। देखो प्लांट के अंदर बड़ी आसान सी चीजें हैं, घूम फिर के वही 5 सेल्स होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जाइलम फ्लोएम, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, और एक पैरेन्काइमा हम काउंट कर सकते हैं। बस 6 ही टोटल सेल होती है प्लांट के अंदर मेन। ठीक है, तो बाकी तो सब सारे स्ट्रक्चर इनके 6 के कॉम्पोजिशन से ही बनते हैं फाइनली। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रखना था वो आपने रख दिया सेम में, रैम में, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। जाइलम फ्लोएम भी आपने रख दी, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा भी रख दिया। अब इनको रखने के बाद बाकी प्लांट में क्या बच गया, गैप। तो उस गैप को फिल करने के लिए हम एज अ पैकेजिंग टिश्यू किसको यूज करेंगे, पैरेन्काइमा को।
तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, इसको बोला जाता है पैकेजिंग टिश्यू। क्यों? क्योंकि ये हम प्लांट के अंदर मेनली गैप को फिल करने के लिए यूज किया जाता है। ये प्लांट के अंदर मेनली गैप फिलिंग के अंदर यूज किया जाता है। कौन? पर वही है कि तुम बैठे बैठे क्या ही करोगे, बोर हो जाओगे, हैं? तो तुम एक काम चलो साथ में और करो, क्या? फूड का स्टोरेज। तो पेरेन्काइमा साथ का साथ और क्या करता है, और करता है फूड का स्टोरेज। इसको हम अपनी बॉडी में कंपेयर कर सकते हैं किससे? एरेनकाइमा सुना है? हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा सेल्स होती है, टिश्यू होता है कौन सा? एरेनकाइमा, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू। तो सेम लाइक यहाँ पे भी क्या होने है, पेरेन्काइमा हो जाएगा। हमारी बॉडी में एरेनकाइमा, प्लांट के अंदर पेरेन्काइमा। पैकेजिंग के लिए मेनली यूज होता है। दूसरा, हमारी बॉडी में मेन फूड का स्टोरेज कौन करता है? एडिपोज टिश्यू। तो यहाँ पे एडिपोज टिश्यू का काम यही करेगा, पैकेजिंग टिश्यू, है ना। तो पैकेजिंग टिश्यू बोल दो या इसका काम हो जाएगा क्या? फूड का स्टोरेज। अब पढ़ते हैं इनके मॉडिफिकेशन के बारे में। तो इधर देखो, पेरेन्काइमा के मॉडिफिकेशन क्या हो सकते हैं? पेरेन्काइमेटस मॉडिफिकेशन के बारे में वैसे मुझे बताओ उसका काम क्या है। भगवान ने जब उसको बनाया था तो क्या सोच के बनाया था कि तुमको पैकेजिंग के लिए यूज करना है एंड साथ में फूड के स्टोरेज के लिए यूज करना है। ये दो काम को छोड़कर अगर वो कुछ और शुरू कर दे, फॉर एग्जाम्पल आपने लीफ देखी है, तो लीफ के अंदर यहाँ पे क्या होती है? एपिडर्मिस होती है। ये भी क्या होता है? एपिडर्मिस। और दो एपिडर्मिस के बीच में यहाँ पे जो सेल्स होती है उनको क्या बोलते हैं? मीजोफिल सेल्स। क्या बोलते हैं? मीजो। मीजो मतलब क्या होता है? बीच में। और फिल मतलब क्या होता है? लीफ। तो ये जो मीजोफिल टिश्यू होता है, ये मीजोफिल जो सेल्स होती है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लीफ का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करना। तो जब इनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो ये फूड स्टोर नहीं करेगा बेटा, यहाँ पे फूड बनाएगा। सो दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं? क्लोरेनकाइमा। क्या बोला जाएगा इसको? क्लोरेनकाइमा। मतलब ये फूड को क्या कर रहा है? बना रहा है, फूड का सिंथेसिस कर रहा है। लिख देती हूँ। तो यहाँ पे इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई ये आपको ग्रीन मिलेगा एंड आपको कैसा मिलेगा? फोटोसिंथेटिक मिलेगा। ये क्या हो जाएगा? क्लोरेनकाइमा। नाउ दूसरी बात, अगर आपने एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में, प्लांट के बारे में सुना होगा, जो प्लांट पानी में रहते हैं, तो परेशानी क्या है कि प्लांट का हाइट, वेट बढ़ने के साथ साथ प्लांट के डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर जनरली प्लांट आपने लोटस वगैरह देखा होगा जो पानी के ऊपर बड़े आराम से फ्लोट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा मतलब सेल्स के अंदर एयर फिल्ड होगी कि सेल्स के बीच में एयर फिल्ड होगी? वेरी नाइस। सेल्स के अंदर नहीं होता है बेटा, हम बोलेंगे सेल्स के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस क्या होगा? ज्यादा होगा। यहाँ पे जो सेल्स होती है वो लूजली पैक्ड होगी। यहाँ पे जो सेल्स होगी वो कैसी होगी? लूजली पैक्ड होगी। और इनके अंदर इंटर सेल्यूलर स्पेस आपको क्या मिलेगा? ज्यादा देखने को मिलेगा। सो दैट्स वाई ये कहाँ पे हेल्प कर रहा है? हेल्प इन बायोन्सी। हेल्प इन बायोन्सी। तो इस तरह की पेरेन्काइमा को हम बोलेंगे क्या? एरेनकाइमा। ये दूसरा मॉडिफिकेशन। तीसरा काम, इसका बेसिकली काम क्या होता है? फूड को स्टोर करना। पर सोचो कि अगर ये चीज़ों को स्टोर ना करके अगर सिक्रेट करना शुरू कर दे, तो इकट्ठा ना करके अगर सिक्रेशन स्टार्ट कर दे, तो जैसे एग्जांपल आपने सुना होगा नेक्टर। नेक्टर ग्लैंड होती है, उसमें जो सेल्स होती है पेरेन्काइमेटस होती है, वहाँ पे उसका काम क्या होता है? नेक्टर का सिक्रेशन करना। और इसके अलावा आपने पिचर प्लांट सुना होगा, इंसेक्टिवोरस प्लांट, पिचर प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हैं। तो ये क्या है? लीफ है ना, ये लीफ ऐसे घड़ों में कन्वर्ट हो जाता है और जब इसके अंदर इंसेक्ट आके गिरेगा तो इंसेक्ट क्या, यहाँ पे क्या सिक्रेट हो रहा है? डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट हो रहा है। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे? उस इंसेक्ट का डाइजेशन करेंगे। तो डाइजेस्टिव एंजाइम भी किसने सिक्रेट किया? सिक्रेटरी सेल्स ने, है ना। और इसके अलावा आपने गम, रेजिन, रबर सुना होगा ना, ये सभी सिक्रेशन करता कौन है? पेरेन्काइमेटस सेल्स। ठीक है, तो इस तरह की सेल्स को हम बोलते हैं ईडियोब्लास्ट। हालांकि नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लिख के छोड़ दो भली। तो ये तो ईडीएटी हो गई थी ना, ईडीएटी बोलेंगे इसको कि तुम्हारा काम क्या था? स्टोरेज करना। तुम तो उल्टा क्या कर रही हो? सिक्रेशन कर रही हो। तो इस तरह की सेल्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? ईडियोब्लास्ट सेल्स। या फिर इसको समझने के लिए हम इसको सिक्रेटरी पेरेन्काइमा बोल सकते हैं।
सेक्रेटरी पेरेन्काइमा इसको बोल सकते हैं, जो यहाँ पे गम, रेजिन, रेजिन देखा है आपने कभी? है सब्जी में हींग डालते हैं, तो हींग क्या होता है? रेजिन होता है, ठीक है। और इसके अलावा हो गया रबर या नेक्टर एक्सेट्रा। तो ये सिक्रेशन करना सेल्स को क्या बोला जाएगा? ईडियोब्लास्ट बोला जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, इन सेल्स के बीच में जब गैप की बात आ रही है ना, तो ये पॉइंट नंबर 4 लिख लेना यहाँ पे कि इन सेल्स के बीच में इंटर सेल्यूलर स्पेस क्या होते हैं? एब्सेंट, या फिर बोलते हैं बहुत ही कम होते हैं। तो यहाँ लिख दूँ मैं लिटल और एब्सेंट। तो ये पॉइंट 4 पॉइंट सेम है यहाँ पे भी। इन सेल्स के बीच में भी अगर आप देखो तो गैप नहीं के बराबर है ऑलमोस्ट, और इन सेल्स के अंदर भी पॉइंट नंबर 4 एज इट इज सेम होगा। मतलब तीनों ही टिश्यू के अंदर आपको इंटरसेल्यूलर स्पेस ऑलमोस्ट नहीं के बराबर आपको देखने को मिलेंगी। कोई परेशानी यहाँ पे, ठीक है। एंड कॉमन सेंस की बात है कि पहले ये मेस्टोमेटिक टिश्यू था, मेस्टोमेटिक टिश्यू डिवाइड करते जब नई सेल बनती गई और उस नई सेल ने क्या किया, वो पैकेजिंग के अंदर गैप फिल होता गया और लास्ट में गैप बचा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए इन तीनों ही टिश्यू में आपको क्या मिलेगा? इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट मिलेगा। बट ये वाला एक्सेप्शन है, देखो इधर, अगर इंटरसेल्यूलर स्पेस अगर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में आपको क्या बोलेंगे इसको, है। तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? इन एक्वेटिक प्लांट। ये आपको देखने को मिलेगा एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर। कोई परेशानी? तो इस तरह से हमारा कौन सा टिश्यू? परमानेंट टिश्यू कंप्लीट हो गया है, ठीक है। लिख लो इसको।